गाजी न्यूज़ चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। मैं बस थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अब थोड़ा पीछे जाएं। जब 2014 में सरकार बनी तो उस सरकार को बनने के बाद लोगों ने कहा कि लोग कांग्रेस से बहुत परेशान थे। 2G 3G जीजा जी तरह तरह की जो है चीज़ें हुई। उसके बाद जो है एक नया विकल्प का ज़रूरत था और प्रधानमंत्री जो है चुन करके आए। जब वो चुन करके आए थे, ठीक उससे पहले एक बड़ा जोरदार मूवमेंट हुआ था, अन्ना हजारे का मूवमेंट। अरे मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना अन्ना। अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। मतलब गजब गजब। हर मतलब जिस पत्रकार को आज आप अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए सुनते होंगे, वो अरविंद केजरीवाल का तो वाह, ऐसी चरण वंदना की पूछिए मत। ये मतलब अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो है वो व्यक्ति नहीं है, अवतार हैं। ऐसा वही पत्रकार कर रहे थे, तो ऐसे तो वो नहीं कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट होगा। मेरा क्वेश्चन है कि अन्ना हजारे आंदोलन में जो माहौल बनाया गया वो भाजपा के लिए डायरेक्ट माहौल नहीं बनाया गया, इनडायरेक्ट माहौल बनाया गया। इनडायरेक्ट माहौल कैसे होता है? मान लीजिए कि मेरे बाप जो हैं फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो हमने कहा डायरेक्टर को, सुनो बे, हम हीरो होंगे। अब मेरी शक्ल जो है, मेरी शक्ल अब हीरो होने लायक है नहीं, तो हमको हीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइड एक्टर हमसे भी छोटा ढूंढ करके लाना पड़ेगा। तो लंबा हम तब में दिखेंगे और हम आगे रहेंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि मोदी जी को हीरो बनाना है तो राहुल गांधी को मूर्ख बनाना है, और ये काम अगर मोदी जी करते तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे आप एक चीज़ देखिएगा, टीवी पे जो विश्लेषक आते हैं वो अपनी पार्टी से उनका क्या संबंध है ये वो नहीं बताते हैं। कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, ताकि लोगों के सामने क्या मैसेज जाए कि ये इंडिपेंडेंट आदमी है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये धूमकेतु है, ये ऐसे ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसा फील कराया जाता है। नहीं, अब अन्ना हजारे आए हैं, अब मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी खराब आदमी है, कांग्रेस खराब आदमी है, कांग्रेस बढ़िया पार्टी नहीं है, तो लोग कहता है अरे ये तो पॉलिटिकल अपोनेंट है, ये तो बोलेगा ही ना। कौन बोल रहा है? जिसका शादी नहीं हुआ है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो मतलब है ही मतलब सन्यासी है। हालांकि काम और धर्म की बात कर रहे थे साहब, धर्म का धंधा करने वाले आजकल बहुत काम में लिप्त हैं। आसाराम बापू, चिन्मयानंद, नए नए नाम आते रहते हैं। तो ऐसा फील कराया गया। फिर प्रधानमंत्री चुन करके आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी काम जब दूसरे लोगों ने कर दिया है तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नहीं, सबका साथ, सबका विकास, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 लाख नौकरी मिलेगी हर साल, 2 करोड़। तो वादा इतना करके भूले हैं कि हम खुद भूल जा रहे हैं कि क्या बोले थे। तो ऐसा पॉजिटिविटी फैलाया गया। और आप देखे होंगे कि जो भी चीज़ विजुअल इम्पैक्ट, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मीडिया में है, आप जानते होंगे, विजुअल इम्पैक्ट पे खास ध्यान दिया गया। आप 2014 से पहले जो कमल देखते होंगे वो सेफ्रॉन होता था, उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया। अब हम लोगों को एस्थेटिक सेंस है ही नहीं। अब सुजात साहब आए थे तो काला पहन करके आए थे, पीछे ब्लू बोर्ड है, काला पहन करके आए तो कंट्रास्ट था, हम ब्लू पहन करके आए हैं, कंट्रास्ट पता ही नहीं चल रहा है, मैच कर गया है। तो हर चीज पे बहुत बारीकी से काम किया गया, और इसके लिए कंपनियां होती हैं, उनको पैसा दिया जाता है। मैं बताती हूँ उसके बारे में, क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। कलर चेंज वो एक लंदन के एक एनालिस्ट ने कराया। हाँ। कि वो पार्टी का सिंबल 2014 में, मेरी किताब में है बीजेपी वाली, कि इट शुड बी एग्जैक्टली लाइक व्हाट पीपल सी इन द ईवीएम। इट शुड नॉट बी सैफरन। दे हैड कंप्लीट, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझ रहे। तो मोदी जी निकले उस दिन और उन्होंने फोटो भी खिंचवाई विच वॉज अगेंस्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई थी कहीं। खैर, मैं पॉइंट ये बनाना चाह रहा हूँ कि एक माहौल बना करके वो आ गए सरकार में आ गए। तो जैसे 2019 के बाद हुआ वैसे ही 2014 के बाद हुआ था, अपोजिशन छुट्टी पे चली गई। याद कीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि 2019 के बाद अपोजिशन छुट्टी पे चली गई है, 2014 के बाद भी अपोजिशन छुट्टी पे चला गया था। विरोध कहाँ से शुरू हुआ था? विरोध शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी कैंपस से। मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ, ये मैंने
135 करोड़ के इस देश में आई एम नॉट स्पेशल कि मुझे ही क्यों प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी एंड फॉर्चुनेटली फॉर द मोदी जी कि मैं उस वक्त जेएनयू का प्रेसिडेंट था। मैंने एक तरफ वो चुन करके आए, एक तरफ हम चुन करके आए। अब इसमें मेरी गलती तो थी नहीं, हम चुन करके आ गए, हम जेएनयू के प्रेसिडेंट थे। और अलग अलग कैंपसेस में सरकार ने आते ही जो ऑनस्लॉट करना शुरू किया, जैसे मैं कुछ इंसिडेंट बस आपको याद दिला देता हूँ, मे बी आप यू आर इंटरेस्टिंग और नॉट, बट आई एम टेलिंग यू। अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल था आईआईटी मद्रास में, उस पर बैन कर दिया गया। रोहित वेमुला का इंसिडेंट हुआ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एफटीआईआई का आंदोलन शुरू हुआ जहां अनुपम खैर साहब गए थे। ऐसे ही बीवी जो है वो नहीं सांसद होती हैं, गाना तो गाना पड़ता है सरकार के पक्ष में। उनकी वाइफ जो है वो सांसद है और वो जो है बाद में एफटीआईआई के डायरेक्टर भी बने थे। उस एफटीआईआई में मूवमेंट हुआ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में मूवमेंट हुए। सो जेएनयू चूंकि दिल्ली में है, वसंत कुंज में है, आप सब लोग चाहते होंगे कि काश घर हो दिल्ली में तो वसंत कुंज में हो। बड़ा पॉश जगह है, पहाड़ी है, जंगल है, खूबसूरत माहौल है, हरियाली है, वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है। और वो यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ जा कर के डर नहीं लगता है। मतलब हम आप लोगों की कृपा से जो है, हालांकि हम अलजेब्रा में बोल रही थी मुंह से पैसा कमाता है, हम पैसा नहीं लिए अलजेब्रा में आने के लिए। तो 5 स्टार होटल में डर लगता है। कई बार आपको गेट्स जो है, जो विराटता होती है, जो भव्यता होती है, वो साधारण इंसान को डराती है। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि एक साधारण इंसान को भी कॉन्फिडेंस होता है। देख रहे हैं, घराना है, मतलब पिताजी भी थे जर्नलिस्ट, ये भी जर्नलिस्ट हैं, उनके सामने भी बोलने का एक कॉन्फिडेंस देती है वो यूनिवर्सिटी। और फीस के नाम पे मिनिमल लिया जाता है, 200 रुपया लिया जाता है। तो उस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे, शांति से अपना पढ़ रहे थे। सरकार बदल करके आ गई, क्या फर्क है? जैसे पिछली सरकार का मजाक उड़ाते थे, इस सरकार का भी मजाक उड़ाएंगे। 2014 से पहले जाकर के आप मेरा ही टाइमलाइन देख लीजिए। आजकल हमको मनमोहन सिंह बहुत जेंटल लगते हैं, लेकिन उस जमाने में हम लोग उनके ऊपर मीम्स बनाते थे, उनके ऊपर जोक्स बनाते थे। और यूनिवर्सिटी में यही माहौल होता है कि अपने सवाल को लेकर के स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार कुछ मानती है, कुछ नहीं मानती है। दिस इज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन ये सरकार जब चुन करके आई तो जेएनयू अपने आप में ये जो अलग अलग जगह पे मूवमेंट हो रहे थे उसका सेंटर बन गया। रोहित वेमुला का आंदोलन, जो कि साउथ इंडिया का ही आंदोलन था, वो अचानक से एक नेशनल आंदोलन बन गया। और रोहित वेमुला के सवाल पे आप देखिए कि आखिर ये सरकार घिर गई और स्मृति जी को शिक्षा मंत्रालय के पद से हटा करके कपड़ा मंत्रालय दे दिया। स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं जी। उस समय वो शिक्षा मंत्री थी, एजुकेशन मिनिस्टर थी। तो ये सब जब हुआ तो सरकार ने सोचा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो लड़के हैं, ये तो हमको 5 साल तंग करेंगे, तो 5 साल के बाद उनको 5 साल फिर जीतना है। तो उस स्पेस को और उन लोगों को बदनाम करना जरूरी था। तो उन्होंने एक बहुत ही मार्वेलस तरीका निकाला कि यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरीके से ऑनस्लॉट किया जाए कि यूनिवर्सिटी के फेवर में जो जो लोग बोलेंगे सबको इंटरनेशनल साबित कर दिया गया। कितना आसान काम है कि एक ही तीर में अगर सबका शिकार कर लिया जाए तो सबका शिकार हो जाएगा। और आज देखिए कि वो प्रोपेगेंडा एस्टेब्लिश हो चुका है कि जेएनयू के पक्ष में जो लोग भी बोले, तमाम लोगों को एंटी नेशनल कह करके बोला जा रहा है। अमर्त्य सेन नोबेल ऑरिएट है, दुनिया उनको मानती है कि वो इकोनॉमी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे साथ आकर के खड़े हो गए, वो भी एंटी नेशनल हो गए। जो पत्रकार बोले वो भी एंटी नेशनल हो गए, जो सिनेमा जगत के लोग बोले वो भी इंटरनेशनल हो गए। अब डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि एक प्रोपेगेंडा था, एक प्रोपेगेंडा वहाँ पे हुआ, एक प्रोपेगेंडा वहाँ पे बनाया गया, लेकिन उस प्रोपेगेंडा के पीछे कौन लोग थे, कौन लोग शामिल हैं, उसके डिटेल में तो कोई जाता नहीं है। आपको अगर ये सुनाई पड़े कान में तो कौन लोग थे मुझे बताइए। बस आप मुझे बताइए। आपको अगर कान में सुनाई दे भारत तेरे टुकड़े होंगे तो आपको मन नहीं करेगा कि इस आदमी का गला दबा दे? किसको गुस्सा नहीं आएगा? मन करेगा कि कानून अपनी जगह पे है, बंदूक निकालते हैं, गोली मार देते हैं। अभी एक सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने कहा कि झंडा गाड़ देंगे सीने में। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि अभी एक कंट्रोवर्सी जाने देते होते हैं, कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है न्यूज आजकल। तो ठीक है, मेरे सीने में झंडा गाड़ देंगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।
मैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रोपेगेंडा के शिकार हैं, उनको सच नहीं मालूम है। सच इतनी सी बात जो मैं कहता हूँ, जो भी लोग काम करते होंगे सरकारी क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी में, कानून से जिनका वास्ता होगा, वो आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। मोर देन 140 कंट्रीज के लोग उस समय पढ़ रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी में। तो क्या रॉ उस पर नज़र नहीं रखेगी? आईबी उसके ऊपर नज़र नहीं रखेगी? कोई इवेंट होने से पहले ही इंटेलिजेंस को पता चल जाएगा कि कोई इवेंट होने वाला है। अगर ये इवेंट उतना इम्पोर्टेंट था तो उसी समय उसको क्यों नहीं रोका गया? उस इंसिडेंट को क्यों होने दिया गया? इंसिडेंट जब हो गया, मान लीजिए कि उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, चार्जशीट क्यों नहीं की गई? दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार कहती है कि मेरे नज़र में जो है इसको हम अभी ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए हैं। हम कह रहे हैं कि क्यों मामले को फंसा रहे हैं? गृह मंत्री 370 हटा सकते हैं तो कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दे सकते हैं? अगर हम उनके नज़र में कश्मीर के अलगाववादियों के पक्ष में हैं उनके अनुसार, तो वो क्या हमारे ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दे सकते हैं? ये कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और वही प्रोपेगेंडा बेगूसराय तक पहुंचा कि पूरे देश में क्या हो रहा है इस पे चर्चा नहीं हो। किस पे चर्चा हो? बेगूसराय में क्या हो रहा है। ऐसे ही चैनल दिखा रहा था, ऐसे नहीं दिखा रहा था। उसको कहा था कि इसको दिखाओ। जब अलायंस नहीं हुआ है, अपोजिशन अपने साथ में नहीं आई है, तो ये तय बात है कि अपोजिशन का वोट डिवाइड होगा। और अपोजिशन का वोट डिवाइड हुआ। पूरे देश में आप हमको बता दीजिए, जो मैं बार बार जब पिछले सालों में जब जा कर के बोलता था तो मैं यही बोलता था कि एक तरफ 31% है जो एनडीए का वोट शेयर है, जो बीजेपी का वोट शेयर है, दूसरी तरफ 69% लोग हैं जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या कि 69% वोट को अगर आप एक जगह यूनाइट कर देंगे तो इजीली 31% को हराया जा सकता है? लेकिन ये अपोजिशन की यूनिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? मैं आपकी सीट में ईडी है ना, मैं तेजस्वी यादव को भी ईडी है ना, ईडी है, सीबीआई है। आपने कोशिश की, वो भी जवान है, आपने बात की। हमारी कोशिश करने से नहीं होगा ना। हमारे पास देखिए कोई एम्पायर नहीं है जिसको हमको बचाना है। इतना खुल करके हम इसलिए बोल लेते हैं कि हमारे घर पे ईडी आएगा तो चाय भी नहीं पिला पाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डर है, उस डर की वजह से अपोजिशन की यूनिटी नहीं हुई। जब चुनाव परिणाम आ गए बेगूसराय के और मैं चुनाव हार गया, तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ? बड़ा अपोजिशन बनने के लिए चले थे, बेगूसराय की जनता ने धूल चटा दिया। यही बन रहा है ना। इसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा को भी एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूँ, आप पार्लियामेंट में चले गए हैं, आप पार्लियामेंट जीत लिए हैं, देश के लोगों के साथ अभी भी वही समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग लड़ रहे थे। पार्लियामेंट आपका, संसद आपकी, सड़क आज भी हमारी है। लोगों के हक और अधिकार के लिए अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।